नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एजे पेपर्स तैयारी में। जी हाँ दोस्तों, हम एक बार फिर से आपके सामने पेश हैं लेकर के उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पेपर हुआ था 15 दिसंबर 2019 में, उसकी ऑफिशियल आंसर की के साथ। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में इस टाइम फ़िलहाल 200 पद निकले हुए हैं और उसके लिए आवेदन किए गए हैं। लाखों कैंडिडेट्स ने आवेदन किए हैं, तो जाहिर सी बात है जो पुराने पेपर हैं उनके जरिए ही आगे आने वाले पेपरों की तैयारी करने में काफ़ी हद तक मदद होती है। तो आप लोगों की ही डिमांड पर पेश है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर नंबर फर्स्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इसका प्रीवियस पेपर विद ऑफिशियल आंसर की। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना, आईएमएफ के नवनियुक्त प्रबंध निदेशक हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। दोस्तों ये ऑफिशियल आंसर की है, जिस ऑप्शन के सामने RA का सिंबल बना हुआ है वही इसका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 10, 2019 को प्रतिभाशाली बच्चों के कौशल समृद्धि के प्रोत्साहन हेतु प्रारंभ किया गया राष्ट्रीय कार्यक्रम है। तो आप लोग देख सकते होंगे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ध्रुव। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। तो सूची फर्स्ट में दे रखा है ऑप्शन नंबर ए थॉमस कुक, बी ग्रेटा थनबर्ग और सी डॉक्टर उषा किरण, ऑप्शन डी कैरी लैम। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है दोस्तों। ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है इसका राइट आंसर है, मतलब ए का फोर्थ के साथ, मतलब थॉमस कुक ब्रिटिश टूर एवं ट्रेवल कंपनी। ऑप्शन नंबर बी का थर्ड, ग्रेटा थनबर्ग पर्यावरण कार्यकर्ता। ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर उषा किरण ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ रहेगा, भारत भारती सम्मान के विजेता। एंड ऑप्शन डी सेकंड नंबर के साथ, हांगकांग के नेता। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, वर्ष 2019 अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दूसरी बार किसी महिला को दिया गया। इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, एलिनोर ओस्ट्राम इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला थी। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि किस पुरस्कार को पहली बार किसे दिया गया उस बारे में पूछा गया था, ना कि अब सबसे लास्ट में ये पुरस्कार किसे मिला उसके बारे में सवाल नहीं पूछा गया। तो इससे क्वेश्चन का लेवल पता चलता है कि मतलब किस तरीके से क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सितंबर 2019 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई ग्रामीण स्वच्छता रणनीति में निम्न में से किस अवधि से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, 2019 से 2029 तक। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस संस्थान पर अवस्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, मैसूर। मैसूर जो है भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो यह लक्ष्य 2030 तक प्राप्त करने का रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने के लिए इसरो द्वारा किस जियो सिंक्रोनस उपग्रह प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया गया था?
तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। GSLV MK 3rd M1। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, भारत के सबसे बड़े चरखे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पॉइंट नंबर 1 है, इसका उद्घाटन नोएडा में हुआ। ऑप्शन नंबर 2 है, यह उपयोग किए हुए प्लास्टिक कचरे से बना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ये दोनों पॉइंट सही हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? ऑप्शन में है छिपकली, खटमल, तिलचट्टा, मच्छर। तो दोस्तों तिलचट्टा जो है वह कॉकरोच को ही कहा जाता है और कॉकरोच का रक्त जो है वह सफ़ेद होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? तो दालों के जड़ के साथ जो है जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण संयोजन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है? तो जब किसी साबुन के बुलबुले को अपनी ओर आवेशित किया जाता है किसी भी चीज़ से, तो उसकी जो त्रिज्या होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है यह सही सुमेलित नहीं है। बाकी ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीटोसिन हार्मोन से रिलेटेड है, एस्पार्टेम संश्लेषित मधुरक से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी नियोप्रीन विशिष्ट रबड़ से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, कपास प्रोटीन नहीं है। इसके अलावा बाल में प्रोटीन होता है, लूता रेशम में भी होता है और खुर में भी होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती। ऑप्शन ए संचालन, ऑप्शन बी संवहन एवं विकिरण। तो इसका राइट आंसर है सी, ए और बी दोनों। मानव शरीर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि हैं? तो इसका राइट आंसर है अग्नाशय। ग्रंथियों से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों साइंस में, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जितनी भी ग्रंथि से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं आपको वो सभी तैयार कर लेने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, जिप्सम। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए जो है सही से सुमेलित नहीं है। बाकी के तीनों ऑप्शन सही से सुमेलित हैं। ऑप्शन बी सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया का उपचार के लिए प्रयोग होता है। ऑप्शन डी दूधिया मैग्नीशिया यह प्रतिअम्ल में होता है। ऑप्शन नंबर 19 है दोस्तों, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नांकित की उपस्थिति के कारण है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, फिनॉल एव फ्लेवोनाइड। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है? तो ऑप्शन ए दिया है, प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित है। ऑप्शन बी है, प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों से संख्या में अधिक होते हैं। ऑप्शन सी है जो राइट आंसर है अपना, उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक हैं। ऑप्शन डी दिया है, द्वितीयक उपभोक्ता अधिकतम होने के साथ साथ बहुत ही शक्तिशाली हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, सुपोषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पॉइंट नंबर फर्स्ट है, यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। ऑप्शन नंबर सेकंड है, यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। तो इसका राइट आंसर है सी, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं।
क्वेश्चन नंबर 22 है मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है। तो मानव की गतिविधियों से जो पर्यावरण परिवर्तित होता है, उसमें जो परिवर्तन होते हैं उसे कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है। तो यह कथन सत्य नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, जब भूमध्य रेखा है अपनी विषुवत रेखा, वहाँ पर जैव विविधता बहुत अधिक पाई जाती है। लेकिन जब आप वहाँ से दोनों ध्रुवों की ओर, चाहे वो उत्तर दिशा हो या दक्षिण दिशा हो, जब हम उनकी ओर बढ़ते हैं तो मौसम ठंडा होने के कारण फ्लोरा और फौना में भी बहुत ही कम प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। और जो नीचे के तीनों पॉइंट हैं वो एकदम सही हैं। इनको भी मैं एक बार पढ़ देता हूँ जल्दी से। ऑप्शन नंबर बी है उष्ण कटिबंध शीतोष्ण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक जातियों को आश्रय देते हैं। ऑप्शन नंबर सी, विशालतम जैव विविधता अमेजनी वर्षा वनों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी है जाति विविधता शीतोष्ण क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है लाइकेंस। तो आप लोग देखते होंगे जो लाइकेंस है वो वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है। ये लाइकेंस एक जहाँ पे ज़्यादा नमी होती है वहाँ मिलते हैं, और इनसे वायु प्रदूषण का अंदाज़ा ऐसे लगता है कि जैसे दिल्ली के आसपास जो इलाके हैं वहाँ पहले लाइकेंस काफ़ी मिलते थे, लेकिन जब से वायु पोल्यूशन फैला है तो वहाँ पे लाइकेंस की कमी होती गई है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है पास्तुरीकरण। यह चाय से रिलेटेड नहीं है। इसके अलावा ऊपर के तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकनाशक का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है सोडियम क्लोरेट। क्वेश्चन नंबर 27 है, गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वह है मीथेन। दोस्तों जो मीथेन गैस है वह धान के खेतों से भी उत्सर्जित होती है। इसके अलावा गाय भैंसों को आपने देखा होगा, वो जब जुगाली करते हैं तो भी उनके मुंह से मीथेन गैस निकलती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA का सचिवालय वर्तमान में निम्नलिखित किस स्थान पर स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर गुरुग्राम, जो पहले गुरुगांव के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 29, 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारतवर्ष का पहला केंद्र शासित प्रदेश है? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दीव। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, मानव विकास सूचकांक HDI एवं सतत विकास लक्ष्यों SDG पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में धनात्मक संबंध है। कारण आर, SDG लक्ष्यों के आधारभूत आयाम शिक्षा एवं स्वास्थ्य से घनिष्ठता के साथ अंतर संबंधित है। तो इनमें से सही कूट बताना है कौन सा है। तो आप लोग देख सकते होंगे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ए तथा आर दोनों सही हैं और आर कथन ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 31 है,
बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित होता है। स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, इन कूटों में से सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही है। क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों, निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के काल अनुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। पॉइंट नंबर फर्स्ट है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, सेकंड है जैव विविधता अधिनियम, थर्ड है टाइगर प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट टाइगर, फोर्थ है प्रोजेक्ट हाथी। तो इसका राइट आंसर है थर्ड। सबसे पहले वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था, उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर आया था, फिर प्रोजेक्ट हाथी आया था और लास्ट में आया था जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों, नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS के अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जन्म तथा मृत्यु की घटना को भारत में रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है? तो इसका राइट आंसर है 21 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 34, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 सम्मिलित नहीं करता है। तो यह HIV परीक्षण को सम्मिलित नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, पर्यावरणीय कुजनेट्स वर्क पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति GDP के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुजनेट्स वर्क का आकार किस प्रकार का होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, उल्टा U आकार का होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। कारण आर, सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता को पूरी करे। तो नीचे कोट दिए गए हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। ए तथा आर दोनों सही हैं। आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, निम्नलिखित में से किस प्रत्यक्ष लाभ योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना माना गया है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है, पहल को सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना माना गया है। क्वेश्चन नंबर 38 है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो यहाँ 3 पॉइंट दिए गए हैं और कूट के द्वारा बताना है कौन सही है। पॉइंट नंबर फर्स्ट है, यह 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या को आच्छादित करेगी। पॉइंट नंबर 2 है, महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी सहायता पर विशेष ध्यान देना। पॉइंट नंबर 3 है, 18 वर्ष आयु से अधिक की सबसे बड़ी महिला परिवार की मुखिया होगी। तो नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों सही हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, भारत में पट्टेदारी सुधार के उपायों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पॉइंट नंबर 1 है लगान का विनिमय। पॉइंट नंबर फर्स्ट है लगान का विनिमयन। पॉइंट नंबर सेकंड है अवधि की सुरक्षा। पॉइंट नंबर 3 है पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा। तो इन कूटों में से सही उत्तर चुनना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पॉइंट नंबर फर्स्ट है सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करना। पॉइंट सेकंड, सामाजिक और आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण।
पॉइंट थर्ड, संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्रकीय विकास सुनिश्चित करना। पॉइंट नंबर 4, समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना। तो इनमें से कौन कौन से पॉइंट सही है यह बताना है आप लोगों को। तो इसका राइट आंसर है सी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, चारों ही पॉइंट इसके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाले झीलों का सही क्रम है। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन। सबसे पहले लेक मंजला, सेकंड पे लेक टिम्सा, थर्ड ग्रेट बीटर लेक, फोर्थ पे है लिटिल बीटर लेक। क्वेश्चन नंबर 42 है, टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है। तो ये जो टेलीग्राफिक पठार है उत्तर एटलांटिक कटक का हिस्सा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 है दोस्तों, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो पॉइंट ए है विली विलेज, बी टेफू, सी बगुयो और डी है हरिकेन्स। ये सभी तूफान के नाम है और किस देश में कौन सा तूफान आया था आप लोगों को बताना है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। जो विली विलेज है यह ऑस्ट्रेलिया में आया था, टेफू जापान में आया था, बगुइयो यूएसए में आया था और हरिकेन्स आपका फिलीपींस में आया था। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 44, निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर साइबेरिया पारिये रेल मार्ग पर अवस्थित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सोची जो है साइबेरिया पारिये रेल मार्ग पर स्थित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी मिस्ट्रल सही सुमेलित नहीं है। इसके अलावा ऊपर के तीनों ऑप्शन सही से सुमेलित हैं। तो पवन है। तो दोस्तों जो एक तरफ है ये पवन दिए हैं और कौन सी पवनें किस देश में होती है दूसरी तरफ देश दिए गए हैं। तो ए नंबर पे सांता अना कैलिफोर्निया देश में बहती है हवाएं और बी ऑप्शन पे हबूब सूडान में, यामो जापान में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, सूची फर्स्ट को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ कोयला क्षेत्र दिए हैं और दूसरी तरफ उनकी स्थिति बतानी है। तो दोस्तों ए तालचीर जो है यह महानदी घाटी पर अवस्थित है और ऑप्शन बी जो कर्णपुरा है यह दामोदर घाटी पर स्थित है। ऑप्शन सी सिंगरौली यह सोन घाटी पर अवस्थित है और ऑप्शन डी सिंगरेनी यह गोदावरी घाटी पर अवस्थित है। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है गुरला मानधाता, यह भारत में अवस्थित नहीं है। नीचे की तीनों चोटियां भारत में अवस्थित है, नंगा पर्वत, कामेट और नामचा बर्वा। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है। तो यह पश्चिम से पूरब की ओर जो है कम होती जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है। तो ये सभी को मालूम होगा, इसका राइट आंसर है लूनी नदी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों, मोरिबन डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उप विभाग है। तो यह है बंगाल डेल्टा का उपविभाग है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, नीचे दो कथन दिए हैं जिनमें एक कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है।
तो कथन ए है, उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है किंतु उत्पादकता कम है। और इसका कारण है, महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में स्थापित हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं, परंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जरीब, यह एक प्रकार का कर नहीं है, ये सही सुमेलित नहीं है। ऊपर के तीनों ऑप्शन सही सुमेलित हैं। दाम अर्थात ताम्र की एक मुद्रा। देसाई राजस्व अधिकारी को कहा जाता था। दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख होता था। क्वेश्चन नंबर 53 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो सूची फर्स्ट में है ए पे मुल्ला दाऊद, बी दामोदर कवि, सी सोमनाथ और डी अमीर खुसरो। तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है ए का फर्स्ट के साथ। मतलब मुल्ला दाऊद जो है इन्होंने चंदायन लिखी थी और दामोदर कवि ने पद्मावती कथा लिखी थी और सोमनाथ जी ने राग विबोध लिखा था। अमीर खुसरो जी ने आशिका लिखी थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। भाटा का राजा रामचंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ राजवंश दिए हैं और दूसरी तरफ राजधानी दी है। तो पहले राजवंश पढ़ लेते हैं। राजवंश है पल्लव, पांड्य, यादव, काकतीय और दूसरी तरफ राजधानी वारंगल, कांची, मदुरा, देवगिरी। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है, ए का सेकंड के साथ, यानी पल्लव जो है कांची, बी का थर्ड, पांड्य जो है मदुरा और यादव जो है देवगिरी, काकतीय जो है वारंगल। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 56, निम्नलिखित स्मारकों को काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ये जो नीचे स्मारक दिए हैं इन्हें काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। इसका बी ऑप्शन जो है राइट आंसर है। नंबर 4 सबसे पहले आएगा अटाला मस्जिद जो कि जौनपुर में अवस्थित है। उसके बाद शेरशाह सूरी का मकबरा जो कि सासाराम में अवस्थित है। फिर ऑप्शन 3 हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में है। फिर सबसे अंत में पॉइंट नंबर 1 जो राबिया दौरानी का मकबरा औरंगाबाद में है, ये आएगा। नंबर 57 है, मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पॉइंट नंबर 1 है, मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया। पॉइंट नंबर 2 है, मनसबदारी का पद पैतृक था। अब इनमें से सही कोट बताना है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, केवल एक जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 58 है, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना है। तो एक तरफ संधियां दी हैं, दूसरी तरफ सन दिए गए हैं। तो सूची फर्स्ट में है इलाहाबाद की संधि, मंगलौर की संधि, सालबाई की संधि और मद्रास की संधि। तो सूची सेकंड से मिलान करना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 के साथ 4, यानी इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी। बी का सेकंड मंगलौर की संधि 1784 में हुई थी और सालबाई की संधि 1782 में हुई थी। ऑप्शन डी मद्रास की संधि 1769 में हुई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 59 है अपना, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रम अनुसार में व्यवस्थित कीजिए। तो 4 पॉइंट दिए गए हैं, इन्हें काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। सबसे पहले पूना पैक्ट दिया है, फिर गांधी इरविन समझौता, फिर क्रिप्स मिशन, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, फिर गांधी इरविन समझौता, उसके बाद पूना एक्ट और फिर क्रिप्स मिशन। क्वेश्चन नंबर 60 है,
असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पॉइंट नंबर फर्स्ट है लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। पॉइंट नंबर सेकंड है पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। तो इसमें सही कोट है ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फॉर्मूला किसने बनाया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है राजगोपालाचारी। तो राजगोपालाचारी जी ने मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फॉर्मूला बनाया था। क्वेश्चन नंबर 62 है द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक थे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है विपिन चंद्र जो हैं इस पुस्तक के लेखक थे। क्वेश्चन नंबर 63 है निम्नलिखित में से भारत के संविधान में किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन व वन्य जीव की रक्षा के प्रावधान किए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर है जिसमें ए और बी दोनों हैं, केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में और मूल कर्तव्यों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर। पंचायतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पॉइंट नंबर फर्स्ट है 50% सीटें SC/ST की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। सेकंड है ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग होते हैं। पॉइंट थर्ड है मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी केवल 3। पॉइंट नंबर 3 जो है एकदम सही है, मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों नंबर 65। मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS नामक सामाजिक आंदोलन भारत में निम्न में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है RTI अधिनियम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए निम्न कार्यक्रम सम्मिलित नहीं हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना इसमें सम्मिलित नहीं है और ऊपर के दोनों सम्मिलित हैं, राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम और अन्नपूर्णा। क्वेश्चन नंबर 67 है दोस्तों, किसने कहा भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है KC वीयर, जिन्होंने कहा कि भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 68। निम्न घटनाओं को काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कोटों में से सही उत्तर चुनिए। तो चलिए देखते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। सेकंड है भारत का संविधान लागू हुआ। थर्ड है जम्मू कश्मीर की प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया। फोर्थ है जम्मू तथा कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। सबसे पहले पॉइंट नंबर फर्स्ट आएगा महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर अपने साइन किए। फिर सेकंड आएगा भारत का संविधान लागू हुआ। थर्ड पे है जम्मू कश्मीर की प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया। और फोर्थ पे आएगा जम्मू तथा कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ। चलिए देखते हैं दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। नीचे दो कथन दिए हैं जिसमें कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए है केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिकता है। कारण आर सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है।
तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर कथन ए की सही व्याख्या है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 70 है, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 71। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, अनुच्छेद 43A। क्वेश्चन नंबर 72 है, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, यह लागू नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 73 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार इस शीर्षक के संबंध में सही है। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है? तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है, मार्कंडेश्वर मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों हमने 74 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लिए हैं और अब हम चलते हैं अपने आज के अंतिम प्रश्न की ओर। नेक्स्ट 75 क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज का हम अंतिम सवाल पढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश करना चाहेंगे कि वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। इससे होगा क्या, आपको आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं अपना आज का अंतिम प्रश्न। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए और दिए गए कोड के उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में एक तरफ तूफान दिए हैं और सूची सेकंड में जो प्रभावित देश हैं वो दिए हैं। तो चलिए पहले तूफान पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए डोरियन, बी हेजिबिस, सी लेकिमा और ऑप्शन डी मिटांग। और प्रभावित देश हैं फर्स्ट बहामास, सेकंड चीन, थर्ड पे जेजू और दक्षिण कोरिया, फोर्थ पे जापान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ए डोरियन जो है बहामास में आया था, ऑप्शन बी हेजिबिस जो है जापान में आया था, ऑप्शन सी लेकिमा जो है चीन में आया था और ऑप्शन डी मिटांग जो है यह जेजू और दक्षिण कोरिया में आया था। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 75 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।